अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इजराइल का फलस्तीन पर जेनोसाइड अपने सबसे ज्यादा भयानक मरहले में दाखिल हो चुका है। इजराइल ने गाजा पट्टी में खुराक की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। लोगों को भूख और प्यास पर गुजारा करना पड़ रहा है। पूरी आबादी अब सिर्फ थोड़ी सी आने वाली इमदाद के सहारे जिंदा है। आए दिन इसराइल की बमबारियों से आम फलस्तीनियों की जानें जा रही हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में 29,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें हजारों तो सिर्फ मासूम बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। 24 घंटे इजरायली सर्विलेंस के अंडर रहना पड़ता है और अवाम को अपने ही इलाके में गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इजराइल फलस्तीनियों पर इतना जुल्म करने लग रहा है और आखिर इजराइल और फलस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Sad breaking news out of Gaza, where Al Jazeera journalist Anas Al-Sharif has just been killed in what appears to be a targeted Israeli strike. Israeli forces are intensifying their bombardment of Gaza, demolishing densely populated residential areas. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. 1800s के दौरान फलस्तीन का एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, जबकि वहां ज्यूज की तादाद बहुत ही कम थी। इस वक्त यूरोप के कई मुल्कों में ज्यूज अपनी एक अलग स्टेट बनाने की मांग करने लग रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ वहां पर काफी नफरत देखने को मिलती थी। इस नफरत के पीछे कई वजहें थी, लेकिन इसकी मेन वजह थी कि क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक जीसस को क्रूसीफाई करवाने में ज्यूज लोगों का हाथ था। ये बात कई सदियों तक ज्यूज के खिलाफ क्रिश्चियंस के अंदर नफरत का सबब बनी। इसी दौरान 1895 में एक जूइश राइटर थियोडोर हर्ज ने अपनी किताब दी जूइश स्टेट में लिखा, हमने हर जगह अपने आप को मुआशरे में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन कभी हमें अपना हक नहीं मिला। हम कितना भी अपने मुल्क के लिए काम करें, कितनी भी कुर्बानियां दे दें, हमें हमेशा अलग नजर से देखा जाता है। हर्जल ने यहाँ पर आर्ग्यू किया कि जूइश लोगों को अपनी एक अलग यहाँ पर इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट मिलनी चाहिए। यहीं से जायोनिज्म मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसका मकसद जूइश लोगों के लिए एक अलग आजाद मुल्क बनाने का था। जायोनिज्म मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों को जायोनिस्ट कहा जाता था और ये जायोनिस्ट 1900s तक धीरे धीरे पैलेस्टाइन की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर चुके थे। अब उन्होंने माइग्रेट करने के लिए पैलेस्टाइन का एरिया ही क्यों चुना, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद 1914 में शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर लड़ते हैं ब्रिटिश, फ्रांस, इटली वगैरह से। इस वॉर के अंदर ब्रिटेन ने अमेरिका की सपोर्ट हासिल करने के लिए ज्यूज के इंडिपेंडेंट स्टेट वाले आइडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि नवंबर 1917 को ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन किया, जिसमें साफ लिखा था, हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट फेवर्स द एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ द नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल। अब साल 1918 को वर्ल्ड वॉर एंड होती है और इसमें ब्रिटेन की जीत होती है और ये पैलेस्टीन का एरिया ब्रिटिश कब्जे के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि इस वॉर में ज्यूज ने ब्रिटेन की खुलकर सपोर्ट करी थी और ब्रिटेन ये वॉर जीत चुका था, तो ब्रिटेन को यहाँ पर ज्यूज को कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देना ही था। तो ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को पैलेस्टाइन की तरफ माइग्रेट कराना शुरू कर दिया। देखो, इस टाइम तक पैलेस्टीन के अंदर अरब्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन ज्यूज भी कुछ कुछ इलाका पकड़कर रहना शुरू हो गए। लेकिन अरब की कंट्रीज ज्यूज की इस माइग्रेशन को कबूल नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को एक लेटर लिख के भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यूज की पॉपुलेशन को पैलेस्टाइन वाले एरिया के अंदर कम किया जाए। लेकिन ब्रिटेन ने इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करी। 1930 से 1940 के बीच में जब यूरोप में एडोल्फ हिटलर का दौर आया, हॉलोकास्ट के नाम पर 60 लाख से ज्यादा ज्यूज को मार दिया गया। इसी दौरान लाखों ज्यूज अपनी जान बचाकर पैलेस्टाइन आने लगे। इस तरह पैलेस्टाइन का पॉपुलेशन बैलेंस बदलने लगा। जहां 1920s तक अरब मेजॉरिटी में थे, वहीं 1940s के आते आते ज्यूइश लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी। 1940s के दौर में पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज की बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ही मुकामी अरब्स के साथ तनाज़ा बढ़ने लगा। अरब तो पहले ही ज्यूज की माइग्रेशन के अगेंस्ट थे और अब तो पैलेस्टाइन में ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री ग्रुप्स भी बना लिए, जिन्होंने मुकामी अरब्स की ज़मीनों पर कब्जा करके उनसे लड़ना शुरू कर दिया। याद रहे कि इस वक्त तक पैलेस्टाइन का ये इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में ही था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन का काफ़ी नुकसान हुआ था। उनके पास अब ना इतना पैसा बचा था ना करेज कि वो अब इस जगह के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करें और इसीलिए 1947 में ब्रिटेन इस मामले को यूएन के हवाले कर चलता बना। यूनाइटेड नेशन अपने पार्टीशन प्लान के तहत 56% जमीन ज्यूज को देती है, जबकि अरब्स के हिस्से में सिर्फ 44% हिस्सा आता है। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाता है।
और यहाँ से बॉन्ड होती हैं दो नई कंट्रीज, इजराइल और फलस्तीन। लेकिन अरब कंट्रीज इस यूएन के पार्टीशन को मानने से इनकार कर देती हैं। उनके हिसाब से इस पार्टीशन में मुस्लिम्स के साथ नाइंसाफी होती है। और अरब्स की बात कई हद तक ठीक भी थी, क्योंकि उस टाइम पैलेस्टीन में ज्यूज की पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख थी, जबकि मुस्लिम्स की 12 लाख से ज्यादा। लेकिन फिर भी मुसलमानों के हिस्से में जमीन का कम पार्ट आता है और ज्यूज के हिस्से में ज्यादा। यूएन के इस पार्टीशन प्लान से अरब कंट्रीज के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई और बस 14 मई 1948 जिस दिन इसराइल अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस करता है, उसके अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान, इन सारे मुल्कों ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। और यहाँ से शुरुआत हुई फर्स्ट अरब एंड इसराइल वॉर ऑफ 1948 की। ये जंग लगभग 9 महीने और 3 हफ्ते तक चली। बाकी कंट्रीज का यही ख्याल था कि यहाँ इसराइल काफी आसानी से घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ इसका बरक्स। इसराइल ये वॉर जीत जाता है और पैलेस्टाइन का वो एरिया भी कैप्चर कर लेता है जो यूएन पार्टीशन का हिस्सा नहीं था। गजा पट्टी का कंट्रोल इजिप्ट के कंट्रोल में आता है, जबकि वेस्ट बैंक का कंट्रोल जॉर्डन के पास चला जाता है। इसके बाद 1950 में इसराइल एक लॉ पास करता है, द लॉ ऑफ रिटर्न, जिसमें इसराइल बोलता है कि दुनिया भर में ज्यूज कहीं भी रहते हों, उन्हें इसराइल की नेशनैलिटी दे दी जाएगी। उनका जब चाहे मन करे वो इसराइल आकर रह सकते हैं। लेकिन इसी वक्त पैलेस्टाइन के असल रहने वाले, जो कि वॉर की वजह से अरब रेफ्यूजी बन गए थे, उनके लिए कोई हल नहीं निकाला जाता। 1956 में इजिप्ट इकलौती कंट्री बनती है जो इसराइल के इस एक्शन के खिलाफ आवाज उठाती है और सुएज कैनाल, जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में आता है, उसको इसराइल के लिए बंद कर दिया। दरअसल सुएज कैनाल एक बहुत ही अहम समुद्री ट्रेड रूट है जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ये ट्रेड रूट इसराइल के लिए ट्रेड लाइफलाइन थी, इसीलिए इसराइल इजिप्ट पर हमला बोल देता है। और फिर शुरुआत होती है सेकेंड अरब इसराइल वॉर की, जिसको इसराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर काफी आसानी से जीत लेता है और ये पूरा सिनाई पेनिनसुला का एरिया कब्जा लेता है। साथ ही इसराइल गजा स्ट्रिप का इलाका भी इजिप्ट से अपने कब्जे में ले लेता है। बाद में यूएन बीच में आता है और इजिप्ट को उसका इलाका वापस दिलवाता है, लेकिन बदले में इसराइल एक रिटन एग्रीमेंट साइन करवाता है कि कभी भी इसराइल को सुएज कैनाल के इस रूट पे नहीं रोका जाएगा। इसके बाद 1967 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जमाल नासिर बाकी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ अलायंस बनाते हैं और स्ट्रेट ऑफ तिरान का ये एरिया ब्लॉक कर देते हैं। दरअसल ये इलाका इसराइल की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए यहाँ से शुरुआत होती है तीसरी अरब इसराइल वॉर की, जिसको 6 डे अरब इसराइल वॉर भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 6 दिनों के अंदर इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और सीरिया के गोलान हाइट्स का इलाका कैप्चर कर लिया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर कैसे इसराइल अपने से इतने बड़े बड़े मुल्कों को हरा देता है। इसके पीछे का रीजन है कि जब फर्स्ट अरब एंड इसराइल वॉर हुई थी तो दुनिया भर से ज्यूज बच के फलस्तीन के इलाके में आए थे। उन्होंने देखा था कि बाकी दुनिया ने उन्हें कैसे ट्रीट किया, तो उन्हें पता था ये जंग उनकी एग्जिस्टेंस की जंग है। अगर वो आज नहीं लड़े तो यहाँ पर उनके साथ दुनिया हिटलर जैसा बर्ताव करेगी। वहीं पर अरब मुल्क कोई अपनी एग्जिस्टेंस की जंग नहीं लड़ रहे थे, वो बस यूएन के इस फैसले के खिलाफ फलस्तीनियों के लिए जंग लड़ रहे थे, ना कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। ईयर 1978 में इसराइल और इजिप्ट के बीच पीस टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं। ईयर 1982 में इसराइल सिनाई पेनिनसुला वाला इलाका इजिप्ट को वापस कर देता है, जो कि उन्होंने 1967 की 6 डे वॉर में ऑक्यूपाई किया था। लेकिन गाजा पट्टी वाला इलाका अभी भी इसराइल ने अपने कंट्रोल में ही रखा। 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का कयाम होता है। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन के अंदर पॉलिटिकल और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट की शुरुआत करती है, लेकिन ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज और इसराइल PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है। बाद में दुनिया ने देखा कि PLO कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि फलस्तीनी लोगों की आखिरी होप है जिसको इसराइल खत्म करना चाहता है। 1988 में PLO ने अपनी स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का डिक्लेरेशन किया और इसराइल को पीसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया, जिसके बाद दुनिया ने भी उन्हें ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया भर के प्रेशर से इसराइल को भी अब PLO को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। अब देखो, PLO जो थी वो इसराइल से पीसफुली अपने तमाम इलाके लेना चाह रही थी, जैसे वेस्ट बैंक हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गई और ईस्ट जेरूसलम का इलाका हो गया। लेकिन इसराइल भी इन इलाकों में अपनी सेटलमेंट्स बिछा चुका था। इसराइल वेस्ट बैंक की तरफ ज्यूज लोगों को प्रॉपर्टी दे रहा था और उनका प्लान वेस्ट बैंक को ज्यूइश स्टेट बनाने का था। ये मैप देखिए, इसराइल ने वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एरिया ए, जिसमें पैलेस्टीन के लोग रूल करते हैं। एरिया बी, जिसमें गवर्नमेंट तो पैलेस्टीन की है लेकिन इजरायली फोर्सेस आए दिन दखल देती रहती हैं। और आखिर में एरिया सी, जहां
मुकम्मल तौर पर इसराइल का कब्जा है, जबकि ये पूरा वेस्ट बैंक का इलाका फ़लस्तीन का होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग इसराइल ने यहाँ इलीगल सेटलमेंट्स बिठाई हैं, लेकिन फिर भी कोई मुल्क इसराइल के खिलाफ खुलकर एक्शन नहीं लेता, बल्कि अमेरिका तो और इसराइल को सपोर्ट करता है। और बस यही एंट्री होती है हमास ग्रुप की। ये ऑर्गेनाइजेशन असल में फ़लस्तीन का वो एरिया जो यूएन पार्टीशन का हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पर लेना चाहती थी, लेकिन जब इसराइल ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और उनके लोग मारना शुरू किए तो हमास को भी जंग का रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसराइल के साथ मिलकर हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। 2005 के अंदर इसराइल ने गाजा पट्टी के एरिया से अपनी फोर्सेस हटा ली, ताहम वेस्ट बैंक और जेरूसलम में अभी भी इसराइल का ही कंट्रोल है। आए दिन इसराइल हमास के नाम पर गाजा पट्टी में मिसाइल्स अटैक करता रहता है और सिविलियंस को निशाना बनाता है। अगर गाजा को दुनिया की खुली जेल कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं। पाकिस्तान हमेशा से ही फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है। हमारा क्लियर स्टांस है कि फ़लस्तीन के लैंड पर इसराइल का इल्लीगल ऑक्यूपेशन हमें एक्सेप्ट नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, फ़लस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमान मुल्कों का मसला नहीं बल्कि इंसानियत और जस्टिस का मसला है। जो भी जुल्म के खिलाफ खड़ा है उसका साथ देना चाहिए। इसी रीज़न की वजह से पाकिस्तान की क्रिएशन से लेके अब तक पाकिस्तान ने इसराइल को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे साफ लिखा है कि दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल।